तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में अपचयन और उपचयन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहली हेडिंग हमारी दे रखी है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हो या त्याग होता हो तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। दूसरे शब्दों में, इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होगा यानी कि ऑक्सीजन जुड़ेगी तथा हाइड्रोजन का वियोग होगा यानी कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकलेगी। तब क्या होता है हमारा, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल हमारा सोडियम। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है हमारा 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। जो तीसरी कक्षा है इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए 8, लेकिन इसमें क्या है 1, तो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ये त्याग देगा। तब हमारा क्या बनेगा, Na+1, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा जैसे कि कैल्शियम। कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है हमारा 20 होता है। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन हमारे 2 भरे होते हैं, दूसरी में 8 और तीसरी में 8, चौथी में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। जो चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ये अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा। तो त्याग करने के बाद हमारा Ca+2 बन जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2,8,8। यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 8। तो यहाँ पर दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हुआ, त्याग हुआ है। कैल्शियम ने क्या करा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया। तीसरा एग्जांपल जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने पर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो यहाँ देखने को मिलता है हमारा कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है। जैसे ही ऑक्सीजन का योग हुआ तो इसी कारण हम कह सकते हैं ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरी अभिक्रिया अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तब वो हमारी अभिक्रिया कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ऊपर जो हो रहा था इलेक्ट्रॉनों का त्याग, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण, यानी कि ये ले रहा है। दूसरे शब्दों में, इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का योग होगा और ऑक्सीजन का वियोग होगा, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ेगी और ऑक्सीजन की कमी होगी, तब यह अभिक्रिया हमारी कहलाएगी अपकरण अभिक्रिया कहलाएगी। पहला एग्जाम्पल जैसे कि हमारी क्लोरीन दे रखा है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 17, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7। जो इसकी लास्ट वाली कक्षा है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तब 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तब हमारा Cl-1 बना देगा। जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा हमारा पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी में 8 होंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमारा सोडियम +1, यानी कि +1 जो दिखा रहा है कि इसने क्या है, पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर त्याग कर दिया था, फिर से क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और अपना जो परमाणु क्रमांक है 11 उसको पूर्ण कर लेगा। तो जैसे बन जाएगा हमारा Na, यानी कि इस पर प्लस या माइनस कोई भी आयन नहीं दिखाई दे रहे, तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा हमारा 2,8 और 1। तीसरा एग्जाम्पल है जैसे कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तब हमारा जिंक धातु बन जाती है। क्या बन जाती है, धातु, और हमारा बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि वाहनों से निकलने वाला धुआं होता है और ये बहुत ज्यादा विषैला होता है, यानी कि जहरीला। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसके कुछ नोट पॉइंट है। जैसे कि पहला पॉइंट दे रखा है हमारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये पॉइंट हमने पहले भी बता चुके हैं। दूसरा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले पदार्थ को अपचायक कहते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का जो पदार्थ त्याग करेगा उसको हम कहते हैं अपचायक पदार्थ। तीसरा, अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं, यानी कि जो हमारी क्या होगी अपचयन अभिक्रिया, उसमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाले पदार्थ को, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेगा उसी को ही हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। अगला हेडिंग है हमारा उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएंगी। या कह सकते हैं हमारे हम कि जो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक साथ हो किसी भी रिएक्शन में, उसी को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, Zn+CuSO4 यानी कि जिंक कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया कराई, तब हमारा ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बन गया। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है, अपचयन अभिक्रिया भी हो रही है एक साथ। इसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अब देख लेते हैं किस प्रकार से इसमें अपचयन
और ऑक्सीकरण हो रहा है। पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण की, Zn कॉपर को हटाने के लिए क्या होगा, आवेशित होगा, तो Zn पर +2 का चार्ज होगा। ऐसे ही ये क्या होगा हमारा SO4-2 होगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट जो है हमारा पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर बैठा हुआ है, किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। तब हम कहेंगे कि कॉपर पर भी +2 का चार्ज है, और ये कॉपर बनने के लिए, Cu बनने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेगा। ऐसे देख लेते हैं, कॉपर का हमारा जो परमाणु क्रमांक है 29 होता है, इसने पहले ही 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर दिया, बचे हमारे 27 से 29 बनने के लिए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा, यानी कि अपचयन अभिक्रिया यहाँ पर होगी। तो कॉपर सल्फेट जब यहाँ से हटा, 2 इलेक्ट्रॉनों को इसने क्या करा, ग्रहण करा, तब हमारा क्या बन गया, कॉपर बन के तैयार हो गया। नोट पॉइंट कि इस अभिक्रिया में जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है। अभी जैसे कि हम बात करके आ चुके हैं, तब जिंक सल्फेट बना था, और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तब इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अगला हेडिंग संक्षारण। जब कोई धातु वायु, नमी या रासायनिक पदार्थों के कारण धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, तब उस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। कि मान लेते हैं कोई भी धातु है, वो वायु या नमी या रासायनिक पदार्थों के कारण धीरे धीरे समय के साथ क्या हो, नष्ट हो जाए या खत्म होने लग जाए, उसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दे रखे हैं। पहला है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, देखा होगा कि घरों में हम लोहा ऐसे ही छोड़ देते हैं खुले में, कुछ दिनों के बाद उस पर जंग लग जाती है। तो जंग कैसे लगती है, देखते हैं कि Fe+O2 यानी कि ऑक्सीजन जो होगी हमारी नमी युक्त होगी, यानी कि नमी के साथ, तब हमारा बन जाएगा FeO यानी कि आयरन ऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि आयरन ऑक्साइड बना, जो कि लोहे पर जंग लगना होता है। दूसरा, चांदी पर काली परत चढ़ना, यानी कि कुछ समय के बाद चांदी पर एक काले रंग की परत जम जाती है। तीसरा, तांबे पर हरी परत का चढ़ना आदि संक्षारण के उदाहरण है। ठीक है, अगला हेडिंग है संक्षारण को रोकने के उपाय। संक्षारण को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो पॉइंट दे रखे हैं कुछ। पहला पॉइंट है धातु पर पेंट करना, और दूसरा पॉइंट है समय समय पर पॉलिश करना, यानी कि धातु पर हम क्या करेंगे, पेंट लगा देंगे या फिर हम पॉलिश कर देंगे, तब धातु को संक्षारण से बचाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है हमारा नमी से दूर रखकर। चौथा, किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाकर, यानी कि किसी धातु पर हम दूसरी धातु की परत चढ़ाकर संक्षारण से बचा सकते हैं। पांचवा पॉइंट है मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु मतलब कि 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर एक धातु बनती है, नई धातु, जिसको हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि हमने ले रखा है एग्जांपल, कॉपर लिया हमने 80%, जिंक हमने लिया 20%, इससे एक नई धातु बनकर तैयार होती है जो कि पीतल होती है, तो इससे पीतल बनाया जाता है। तो ये पीतल हमारा संक्षारण रहित होता है। अगला हेडिंग विकृत गंधिता। खाने वाले पदार्थों में तेल व वसा के कारण उनका स्वाद बदल जाता है और गंध आने लगती है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो जब खाने वाले पदार्थ अधिक समय तक खुले में रहते हैं, उनका ऑक्सीकरण हो जाता है और वे खराब हो जाते हैं। यानी कि खाने वाले पदार्थों को हम खुले में रखेंगे तो क्या होगा, वो खराब होने लग जाते हैं, जैसे कि उनका स्वाद खराब हो जाएगा, उनमें गंध आनी स्टार्ट हो जाएगी। यही जो कहलाएगा हमारा विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे कि पनीर व दूध कुछ समय बाद गंध देने लगते हैं, यानी कि इनको खुला छोड़ने पर पनीर और दूध क्या करेंगे, ये कुछ समय बाद गंध देने लगे, यानी कि इसमें बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है, या कह सकते हैं ये विकृत गंधित हो जाता है। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। किस प्रकार विकृत गंधिता को रोका जा सकता है। पॉइंट पहला है खाने वाले पदार्थ को परिशीतक यानी कि फ्रिज में रखकर, यानी कि जो खाने वाला पदार्थ है उसको फ्रिज वगैरह में हम रख देते हैं ताकि वो खराब ना हो। दूसरा पॉइंट, पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश से बचाना, यानी कि जो पका हुआ भोजन है उसको सूर्य के प्रकाश से बचाकर रखना। तीसरा, पदार्थ को वायु रोधी बर्तन में रखकर, यानी कि जो पदार्थ होता है उसको हम वायु रोधी बर्तन में रखते हैं, मतलब कि जिसमें कि वायु प्रवेश नहीं की करती हो, ऐसे बर्तन में हम इसको रखते हैं ताकि वो खराब ना हो। चौथा पॉइंट है आलू के चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरना,
यानी कि ये पॉइंट जो होता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एग्जाम में भी काफी बार पूछा जाता है कि जो आलू वगैरह के और चिप्स वगैरह होते हैं या कुरकुरे वगैरह, तो उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, ताकि वो विकृत गंधित ना हो। तो उम्मीद है आप सभी को ये लेक्चर समझ आया होगा और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम अम्ल क्षार एवं लवण है। धन्यवाद।